विस्तार से खबरें देखते हैं। देखिए, कहा जाता है कि एक लीडर वो होता है जो रास्ता जानता है, रास्ते पर चलता है और रास्ता दिखाता है। हमारे देश में ऐसे कई नेता हुए हैं, लेकिन इन दिनों जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा दी। इस सियासी गठबंधन ने बीजेपी को बहुमत का आंकड़े तक पहुंचने से उसे रोका, तो एक दशक से हाशिए पर रहे विपक्ष को संसद में नई ऊर्जा देने का भी काम किया। राहुल और अखिलेश की जुगलबंदी संसद में भी देखने को मिल रही है। राहुल और अखिलेश का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि यह साझेदारी लंबी चल सकती है। क्या अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बीजेपी को 27 में बड़ी चुनौती मिल सकती है? यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी यूपी के दो लड़कों का सियासी चक्रव्यूह कैसे भेदेगी? राहुल और अखिलेश की सियासी यारी को विस्तार से बताती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जुलाई महीने की पहली तारीख थी। 18वीं लोकसभा का संसद में पहला सत्र चल रहा था। पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी संसद में बोल रहे थे। भाषण की शुरुआत में ही राहुल गांधी ने संविधान का जिक्र किया, भगवान शंकर की तस्वीर दिखाई। 10 साल में पहली बार सरकार बैकफुट पर नजर आई। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। जुलाई का ही महीना था। 29 जुलाई की तारीख थी। 18वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र चल रहा था। राहुल गांधी ने फिर भगवान शिव का जिक्र किया, महाभारत की कहानी सुनाई, चक्रव्यूह का किस्सा बताया और बता दिया कि इंडिया गठबंधन की राजनीति किस राह पर बढ़ने वाली है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। छत, सफेद टी शर्ट, हल्की बढ़ी दाढ़ी और फुल कॉन्फिडेंस से सरकार पर तीखे वार। राहुल गांधी जब भी संसद में आते हैं ऐसे ही नजर आते हैं। सरकार वही है, लेकिन राहुल गांधी के शब्दों में पहले से कहीं ज्यादा तेज धार है, जो सीधे सत्ता को ललकारती है। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। बदला अंदाज है, बदले हुए तेवर हैं और सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव भी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर जातिगत जनगणना पर राहुल गांधी को घेर रहे थे, तो जवाब अखिलेश यादव की तरफ से आया। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। अभी तो नई सरकार बने 2 महीने हुए हैं, लेकिन संसद में राहुल और अखिलेश यादव की जिस तरह की केमिस्ट्री नजर आ रही है वो बताती है कि यूपी के लड़कों की साझेदारी लंबी चलने वाली है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि राहुल अखिलेश सरकार पर क्यों हमलावर हैं? यूपी के 2 लड़के सरकार के लिए कितनी चुनौती है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि राहुल और अखिलेश के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? नीच का मुद्दा हो, जातिगत जनगणना की बात हो या फिर बजट, संसद में जब भी मौका मिला राहुल और अखिलेश की गजब की जुगलबंदी देखने को मिली है। दोनों ने लगातार और एक ही अंदाज में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ
मच्छी की आंख दिख रही है, जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। हजूरे आला आज तक खामोश बैठे इसी गम में, हजूरे आला आज तक खामोश बैठे हैं इसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई जबकि सजाई हमने। संसद के अंदर ही नहीं बल्कि संसद के बाहर भी यूपी के लड़कों की जोड़ी सरकार को हर मोर्चे पर चुनौती दे रही है। दोनों आत्मविश्वास से लबालब हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है यूपी में बीजेपी की करारी हार। यूपी में जिस तरह से राहुल और अखिलेश की जोड़ी बीजेपी की राह में स्पीड ब्रेकर बनी, उसकी कल्पना राजनीति के शायद किसी जानकार ने ही की होगी। जो बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही थी, वो एक दशक पीछे चली गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका फैजाबाद सीट पर लगा। अयोध्या भगवान राम की नगरी, जहां आस्था और आध्यात्म का संगम है, उसी अयोध्या में 500 साल बाद भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या का कायाकल्प हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। फैजाबाद में बीजेपी के लिए चुनावी हार कोई पहली बार नहीं थी। अयोध्या में विवादित ढांचा ढाए जाने के बाद से भगवा पार्टी को इस सीट पर 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी फैजाबाद में चुनाव पहली बार नहीं हारी है। 2024 के बाद बीजेपी ने फैजाबाद सीट पर लगातार जीत हासिल की। इस बार राम मंदिर बनने से भगवा पार्टी को जीत की पूरी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा न हो सका। फैजाबाद के साथ ही बीजेपी ने 29 सीटें खो दी, जिनमें से कई सीटें उस रूट पर पड़ती थीं जिसे राम वन गमन पथ माना जाता है। यही वजह है कि फैजाबाद में मिली जीत से इंडिया गठबंधन को नई एनर्जी मिल गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही नहीं है। बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 71 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 5 साल के बाद 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें 71 से घटकर 62 पर आ गई थी। इस तरह बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर पहुंच गई है। बीजेपी को इस बार 29 सीटों का घाटा हुआ है। साफ है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्मे से बीजेपी को जो उत्थान मिला था, उसका असर यूपी में कम होता जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में फिर से सत्ता हासिल करने का मुफीद मौका नजर आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। नतीजों के बाद बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे थे, लेकिन यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी टूटने के बजाय संसद से सड़क तक मजबूत होती दिख रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जुगलबंदी को बीजेपी भी शिद्दत से महसूस कर रही है। इसका अंदाजा संसद में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लगाया जा सकता है। अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है, उसी के वोट खा जाती है। बीजेपी जानती है कि यूपी में कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है और समाजवादी पार्टी को ताकत। अगर दोनों पार्टियां
इसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरती हैं तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ना लाजमी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल और अखिलेश की जोड़ी साथ आई है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, लेकिन तब दोनों की जोड़ी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में नाकाम रही थी। लेकिन 24 में सियासी हालात बदल चुके हैं। यूपी को ये साथ पसंद है। आपको ये नारा याद ही होगा, करीब 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में ये नारा काफी सुर्खियों में था। यूपी के ही 2 लड़के यूपी में बीजेपी का रथ रोकने के लिए साथ आ गए थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मजबूत गठबंधन हुआ था। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 312 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 47 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन पूरी तरह फ्लॉप रहा था। हालात ये थे कि हार के बाद दोनों ने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा था। लेकिन 2024 में राहुल अखिलेश की केमिस्ट्री ने तो कमाल किया ही। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच भी गजब का तालमेल नजर आया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में बड़ा शानदार काम करके दिखाया है और देश में एक वोट बैंक है जो इन दोनों के साथ आने से बटा नहीं, और वो है अल्पसंख्यक यानी विशेष करके मुसलमानों का वोट। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर पर मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, और अगर वो इन दोनों के साथ आने से जुड़ा रहता है तो ये इनकी बड़ी सफलता होगी। अब अगर ये दलितों का एक हिस्सा अपने पक्ष में कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर इनके लिए बड़ी सफलता होगी। जानकार मानते हैं कि कांग्रेस का समर्थन लेकर अखिलेश यादव 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश का टारगेट अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देना है। यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और मुस्लिम वोट उनके पक्ष में लामबंद हैं। लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में मुसलमानों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है। यूपी में भी मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ लौट रहा है। ऐसे हालात में राहुल और अखिलेश यूपी में बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। यही वजह है कि बीजेपी यूपी के 2 लड़कों के सियासी अटक को सीरियसली ले रही है। अयोध्या में एक नाबालिग बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। रामनगरी में हुए अधर्म पर न्याय की मांग करते हुए पीड़िता की मां ने सीएम योगी से मुलाकात की थी, जिसके 24 घंटे के अंदर ही कार्रवाई शुरू हो गई। आरोपी के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन किया गया। दूसरी तरफ मामले में सियासी रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर धर्म के आधार पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाया। वहीं समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट की मांग कर रही है। उत्तर प्रदेश में गुंडे, अपराधियों और भूमाफियाओं में खलबली मचाने वाले महाबली बुलडोजर का एक्शन धर्मनगरी अयोध्या में एक अधर्म के मामले में किया गया है। दरअसल अयोध्या के भदरसा में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया। आरोपियों ने बच्ची का अश्लील वीडियो बना लिया, फिर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे। इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई। इसी मामले में मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इसके पहले यूपी के राजस्व विभाग ने आरोपी की संपत्ति की पैमाइश की। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त ने AI नाम की बेकरी सील की है, फिर बेकरी का लाइसेंस रद्द किया और आखिर में बुलडोजर एक्शन किया गया। दरअसल अयोध्या में हुए रेप के मामले में 2 आरोपी हैं, एसपी नेता मोईद और दूसरा उसका नौकर राजू। इन दोनों पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया है और इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पहले बच्ची की मां से सीएम योगी ने मुलाकात की थी और दोषियों पर कार्रवाई की बात की थी, जिसके 24 घंटे के बाद ही आरोपी मोईद खान की बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया। बेकरी तालाब की जमीन पर 3000 स्क्वायर फीट में बनी थी।
इसके बाद प्रशासन का बुलडोजर सपा नेता की दूसरी बिल्डिंग पर पहुंचा, लेकिन बिल्डिंग में एक बैंक चल रहा था। इस वजह से बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया। प्रशासन ने बैंक को 1 हफ्ते में खाली करने का नोटिस दिया है। 65 साल के मुईद की 4 और संपत्तियों पर भी बुलडोजर चलेगा। इसमें सपा नेता का घर भी शामिल है। प्रशासन ने सपा नेता की 1 करोड़ की जमीन को भी मार्क किया है। समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान के खिलाफ यूपी सरकार का एक्शन पार्टी को रास नहीं आया। सोशल मीडिया पर आरोपी को फैजाबाद से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो इस मामले में डीएनए टेस्ट कराए जाने की मांग कर दी है। दूसरी तरफ यूपी के पूर्व सीएम और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश के सोशल मीडिया पोस्ट पर हैरानी जताई और सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का समर्थन किया है। उसका जानकारी सही पता करना चाहिए, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना हुआ। योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे। पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद ने रोते हुए अखिलेश यादव पर सवाल उठाए। और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है, उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अयोध्या रेप कांड की सियासत विधानसभा में भी गर्मा चुकी है। जब योगी ने लखनऊ में दंपति के साथ हुई छेड़छाड़ के साथ अयोध्या रेप कांड के आरोपी मोईद खान का जिक्र किया, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले पूरा कलंदर थाने के प्रभारी निरीक्षक रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज भदरसा अखिलेश गुप्ता को भी सस्पेंड कर दिया है। नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार को धमकाने में अयोध्या नगर कोतवाली में 2 नामजद आरोपियों और एक अन्य के खिलाफ एफआईआर की गई है। यूपी के बाद अब बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव का भी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब के बाद अब्दाली की एंट्री भी हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पुणे में थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी नेताओं पर जबरदस्त अटैक किया तो गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित बयान भी दे दिया। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का वंशज कहा। उद्धव ठाकरे आगे बोले कि अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज अब हिंदुत्व सिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में वार पलटवार का लेटेस्ट एपिसोड सामने रखती ये रिपोर्ट देखिए। मोदी जी काँग्रेसकडे हिशोब मागतायत। 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। अब्दाली, खटमल, हिंदुत्व से लेकर सत्ता जिहाद तक। पण संसद भवन गळते, राम मंदिर गळते, पेपर लीक होत आहेत, सगळं गळती सरकार याला म्हणायचं नाही तर दुसरं कोणतं आहे। उद्धव ठाकरे पुणे पहुंचे तो जबानी तीरों को सियासी तर्कश में भरकर लाए। आज सुद्धा चंद्रबाबू नायडू हा काही हिंदुत्ववादी माणूस आहे। सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। उद्धव ठाकरे ने भाषण देना शुरू किया और शुरू में ही पुणे से दिल्ली की सत्ता को चुनौती दी। मोदी जी काँग्रेसकडे हिशोब मागतायत। 60 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। अरे तुम्ही 12 महिन्यात जे संसद भवन बांधले ते गळते, त्याचा हिशोब पहिला द्या आणि मग आमच्याकडे 70 वर्षाचा हिशोब मागा। 70 साल में क्या किया। तुमचं सगळंच गळते, पण संसद भवन गळते, राम मंदिर गळते, पेपर लीक होत आहेत, सगळं गळती सरकार याला म्हणायचं नाही तर दुसरं कोणतं आहे। उद्धव यही नहीं रुके, बात हिंदुत्व तक गई तो निशाने पर अमित शाह थे। अमित शाह पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कहा जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को गरमा दिया। उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या कहा, खुद सुनिए। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय।
अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं. उद्धव ठाकरे ने बेहद हमलावर अंदाज में कहा कि अगर उन्हें नकली वंशज कहेंगे तो वो अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली ही बोलेंगे. अब्दाली एक अफगान आक्रांता था जिसे पानीपत की लड़ाई में मराठाओं ने हराया था. लेकिन सवाल ये है कि उद्धव के हमलावर होने की वजह क्या थी? जवाब 21 जुलाई की ये तस्वीरें हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में रैली की थी. रैली के दौरान उद्धव को लेकर क्या बोले थे ये भी सुनिए. औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं. और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने. जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो. पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो. और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो. आपको शर्म आनी चाहिए. पुणे की रैली में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर चुन चुन कर अटैक किया था. लिहाजा पुणे से ही उद्धव ने पलटवार करने में देर नहीं की. वैसे उद्धव ने अमित शाह ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी बिना नाम लिए बड़ा हमला बोला. खड्डा पुरुष, जसं युग पुरुष असतं तसं खड्डा पुरुष कोण? हे आमचे टरबूज जाऊ द्या, कुठेही खड्ड्यात घाला त्याला. गेल्या काही दिवसापूर्वी मला वाटतं ह्याच सभागृहात एक कार्यक्रम झाला असेल बहुतेक ना. उद्धव ठाकरे के वार पर फडणवीस ने भी पलटवार करने में देर नहीं की. उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है. और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं. उद्धव ठाकरे ने इससे पहले भी फडणवीस पर तीखे हमले किए थे. 2 दिन पहले शिवसेना की मीटिंग में कहा था कि महाराष्ट्र में या तो हम रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस. अगदी त्या अनिल देशमुखांनी सांगितले की कसं मला आणि आदित्यला तुरुंगात टाकण्यासाठी या फडणवीसाचे डाव होते. सगळं मी सहन करून जिद्दीने उभा राहिलेला आहे. तर तू तर राशीला तर मी तर राहील. उद्धव ठाकरे जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं, उसकी वजह है मुंबई की 36 विधानसभा सीटें. 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो तब शिवसेना 2 हिस्सों में नहीं बटी थी. उसका बीजेपी के साथ गठबंधन था. जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए. और ये है इनकी बहू. पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन. इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.